अभी हम पढ़ेंगे रॉक्स, कंटिनेंट एंड ओशियंस के बारे में। स्टडी ऑफ रॉक्स को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। पेट्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स कैसे बनता है हम ये देखते हैं पहली बात। तो अभी हम देखेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। ये फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई। जैसे मैग्मा जब निकलता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये मैग्मा क्या होता है, जब ये कूल होके सॉलिडिफाई हो जाता है तो वहाँ पे जो रॉक बनता है इसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या होता है? जब मैग्मा जो निकलता है वो डायरेक्ट कूल्स और सॉलिडिफाई हो जाए तो उसे हम इग्नियस रॉक कह देते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है? सॉलिडिफाइज इनसाइड, जैसे कि अंदर में ही क्या हो, ये सॉलिडिफाई हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रूसिव। जैसे कि हद की यहाँ निकलने का प्रोसेस हो रहा था पर ये निकले नहीं, ये अंदर ही जम गए, तो ये इंट्रूसिव है, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और एक्सट्रूसिव क्या होता है? सॉलिडिफाइज आउटसाइड। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं, और एक्सट्रूसिव जो होते हैं रॉक, इसे हम वॉल्केनिक रॉक कहते हैं, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक बोलते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को हम वॉल्केनिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है प्लूटोनिक वाला, यानी कि ये क्या हुआ, इनसाइड ही सॉलिडिफाई हो गया, तो इसे प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल होता है, इसमें स्टॉक हो गए, डाइक, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टॉक, डाइक, सील, ये सब क्या है, और बैथोलिथ और जेनोलिथ्स, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्लूटोनिक रॉक के, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक के हैं। ये डोम्ड शेप्ड लैंडफॉर्म यहाँ पे जो क्रिएट होता है उसे हम बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है। और फैकोलिथ कह लेते हैं हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इसके बाद भी हम एग्जांपल देखेंगे। मेन इसमें आपको ध्यान रखना है ना कि इग्नियस रॉक क्या होता है, जब जो मैग्मा निकलता है वो क्या हो, कूल्स होके सॉलिडिफाई हो जाए, कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। इसके दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो इनसाइड में ही कूल्स डाउन होके सॉलिडिफाई हो जाए उसे इंट्रूसिव कहते हैं, इसे हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। जो एक्सट्रूसिव होते हैं, जो सॉलिडिफाई होते हैं आउटसाइड आके, इसे हम वोल्केनिक रॉक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में मेनली याद रखना है बेसाल्ट, प्यूमाइस, ग्रेनाइट, गबरू, ठीक है। तो गबरू, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस, ये ट्रिक है, मतलब ये आपको चार याद रखने हैं इन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के जो बेस्ट एग्जांपल कौन से हैं? गबरू, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस, ठीक है। और इसमें बेसाल्ट और प्यूमाइस क्या हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं। वहीं ग्रेनाइट और गबरू ग्रेनाइट किसके एग्जांपल हैं? इंट्रूसिव इग्नियस यानी कि प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल हैं। तो ठीक है, तो ग्रेनाइट हम पढ़े थे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, तो हमें क्या पता था कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना है। वहीं ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो किसका बना होता है? बेसाल्ट का बना होता है। तो ओशियन में क्या पाया जाता है? सॉल्ट पाया जाता है। तो ओशियन में सॉल्ट मिलता है तो बेसाल्ट, देखिए बेसाल्ट है ना, तो बेसाल्ट से कौन होता है? ओशियनिक क्रस्ट किसका बना होता है? बेसाल्ट का बना होता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है। तो और आपको याद रखना है कि गब्रू ग्रेनाइट किसके एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के, इसे प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। और एक्सट्रूसिव वाले का एग्जाम्पल कौन सा है? बेसाल्ट, प्यूमाइस, ठीक है। और बाकी जैसे कि ऑब्सिडियन हो गया, रायोलाइट हो गया, स्कोरिया हो गया, ये सब भी इसके एग्जाम्पल है, पर इनसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते। मेन क्वेश्चंस यही एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे कि गबरू, ग्रेनाइट और बेसाल्ट और प्यूमाइस ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने हैं। और इसमें मेनली गबरू और ग्रेनाइट इग्नियस रॉक होते हैं, इसे प्लूटोनिक भी कहते हैं। अगर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं इसे प्लूटोनिक कहते हैं। और बेसाल्ट और प्यूमाइस ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वोल्केनिक रॉक कहते हैं, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना इसमें ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स आर ब्रोकन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटेड। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि ब्रोकन होते हैं, ट्रांसपोर्ट होकर कहीं डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक, उससे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए इग्नियस रॉक है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे क्या होगा कि ये भी आपके ब्रोकन होंगे, फिर ट्रांसपोर्टेड होंगे, फिर कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, उसके थ्रू जो रॉक्स के फॉर्मेशन होंगे उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। दे एग्जिस्ट इन लेयर और स्ट्राटा। सेडिमेंट्री रॉक कैसे में मिलते हैं? हमें लेयर और स्ट्राटा में मिलते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक कंपैक्शन टेक्स प्लेस, जिसे हम लिथीफैक्शन बोलते हैं। फोसिल्स आर फाउंड इन इट। फोसिल्स किस में मिलते हैं? हमें सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। और ये लेयर और स्ट्राटा में मिलता है। और लिथीफैक्शन नाम का प्रोसेस किस में होता है?
सेडिमेंट्री रॉक एक्चुअली मान लीजिए पहले जाके कुछ सेडिमेंट जमा हुआ, फिर उसके ऊपर फिर कुछ इस तरह से जम के हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सेडिमेंट्री कंपैक्शन का, इसे हम क्या बोलते हैं, लिथीफैक्शन बोलते हैं। तो लिथीफैक्शन किस में होता है, सेडिमेंट्री रॉक में होता है। लेयर और स्ट्राटा के फॉर्म में कौन मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक मिलते हैं। फॉसिल्स किस रॉक में मिलता है हमें, सेडिमेंट्री रॉक में हमें फॉसिल्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में हमें फॉसिल्स मिलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ों को बस ध्यान रखना है, ठीक है। और टाइप की बात करें तो फॉर्म्ड मैकेनिकली और कुछ होता है फॉर्म्ड ऑर्गेनिकली और कुछ फॉर्म्ड होते हैं केमिकली, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं सेडिमेंट्री रॉक, कुछ ऐसे जो कि मैकेनिकली फॉर्म हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म हो जाते हैं और कुछ केमिकली फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और सेल की बात करें तो ये ऐसे सेडिमेंट्री रॉक हैं जो कि केमिकली फॉर्म होते हैं। सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और सेल, ये किसके एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक के। और ऐसे सेडिमेंट्री रॉक हैं जो मैकेनिकली फॉर्म होते हैं। मैकेनिकली कौन फॉर्म होते हैं, सैंड, सेल और लाइम स्टोन। सैंड, सेल और लाइम स्टोन। और लाइम स्टोन जो है ये आप मैकेनिकली फॉर्म भी होता है, लाइम स्टोन ऑर्गेनिकली भी फॉर्म होता है और लाइम स्टोन केमिकली भी फॉर्म होता है, तीनों तरीके से फॉर्म होता है। तो लाइम स्टोन जो है ये तीनों टाइप में आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेन जो ध्यान रखना है कि सैंड स्टोन और सेल ये केमिकली फॉर्म होने वाला सेडिमेंट्री रॉक है। और चौक और कोल, चौक जो इस्तेमाल होता है, चौक और कोल जो है ये ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं। एंड हेलाइट जो है ये ऐसा सेडिमेंट्री रॉक है जो केमिकली फॉर्म होता है। बाकी लाइम स्टोन तो तीनों में, ठीक है। तो इसके नाम ध्यान में रखना है कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, चॉक, कोल और हेलाइट ये सब किसके एग्जांपल हैं, सेडिमेंट्री रॉक के। वहीं सैंडस्टोन और सेल जो है ये एस वाले जो हैं, सैंडस्टोन और सेल ये मैकेनिकली बनते हैं। चौक और कोल सी वाले जो है ये ऑर्गेनिकली बनते हैं। और हेलाइट जो होते हैं ये केमिकली बनते हैं। और अगर लाइमस्टोन पूछा जाए तो ये तीनों प्रोसेस से बन जाते हैं, मतलब ये केमिकल सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा, ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक और केमिकली सेडिमेंट्री रॉक, ये तीनों में ही आ जाता है लाइमस्टोन, ठीक है। तो सैंडस्टोन और सेल मैकेनिकली बनते हैं, कोल और चॉक ऑर्गेनिकली बनते हैं और हेलाइट ये केमिकली बनते हैं। हेलाइट केमिकली बनते हैं, चोक और कॉल ऑर्गेनिकली बनते हैं, सैंडस्टोन और सेल मैकेनिकली बनते हैं। दैट्स इट। आगे हम देखते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक की बात आती है। दीज आर रॉक फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द ओरिजिनल रॉक। जो ओरिजिनल रॉक हैं उसमें क्या होते हैं, उसके क्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक रॉक। लाइक इग्नुअस और सेडिमेंट्री रॉक जो है यही फर्दर क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे, अगर इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस कर दिया जाए तो ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है ये प्रोसेस। और इग्नुअस और सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इग्नुअस और सेडिमेंट्री रॉक इसे बोलते हैं ना कि इसको कैसे होता है, मटेरियल्स विद इन द ओरिजिनल रॉक। इसी में जब क्रिस्टलाइजेशन और रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल हो जाता है किसमें, ओरिजिनल रॉक में। तो ओरिजिनल रॉक यहाँ पे कौन सा है, इग्नुअस या सेडिमेंट्री, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है। इसमें जब हम मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज करना, तो ठीक है, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस पे जब मेटामॉर्फोसिस करते हैं तो ये क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, इग्नुअस और सेडिमेंट्री ही, ठीक है। तो इसमें इसके टाइप देखते हैं तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू सडन टेम्परेचर चेंज, तो इसे थर्मल मेटामॉर्फिक कहेंगे जब टेम्परेचर की वजह से हो। और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज, तो इसे क्या बोलेंगे, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। और थर्मल में क्या होता है कि हीट की वजह से ये चेंज हो जाता है। तो 2 टाइप के मेटामॉर्फिज्म होते हैं, थर्मल एंड डायनेमिक, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं इग्नुअस और सेडिमेंट्री रॉक के तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करने का जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से कौन से रॉक बनते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, अल्टर डार्क एंड लाइट बैंड्स कॉल्ड बैंडिंग। जो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड जो बैंडिंग होते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक में देखने के मिलते हैं। और लाइन फॉर्म्ड कॉल्ड लिनिएशन और फोलिएशन, लिनिएशन और फोलिएशन किस में देखने को मिलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पढ़ा था लिथीफैक्शन। लिथीफैक्शन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये इसमें लिथीफैक्शन की कंपैक्शन होता है, सेडिमेंट्स धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और उस इसमें कंपैक्शन के प्रोसेस से ये सेडिमेंट्री रॉक तैयार होता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्स क्या होता है, धीरे धीरे
कम्पैक्ट होके एक रॉक बन जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और इस जिस प्रोसेस से ये बनता है उसे हम लिथीफैक्शन बोलते हैं। तो लिथीफैक्शन कहाँ देखने के लिए मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में। वहीं बैंडिंग, लीनिएशन और फोलिएशन ये हमें मेटामॉर्फिक रॉक में देखने के लिए मिलता है। बैंडिंग, लीनिएशन और फोलिएशन, बैंडिंग, लीनिएशन और फोलिएशन किस में देखने को मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। और हमने क्या देखा कि जब हम इग्नोस और सेडिमेंट्री में मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं, मतलब पीवीटी चेंज करते हैं, तो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था ग्रेनाइट क्या था, हमारा इग्नोस रॉक था, और इसमें से हम इसमें ये चेंज हो जाता है तुम्हारे जेनिस में, ठीक है, जेनिस में मेटामॉर्फिज्म के जरिए, ठीक है। और सेल जो है स्लेट में, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज में, ठीक है, और लाइम स्टोन चेंज होता है मार्बल में, छिस्ट में, और एम्फीबोलाइट में, ठीक है, एम्फीबोलाइट में। तो मेनली आपको जितने ऑप्शन पहले एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे कि आपको गबरू, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेमाइस, ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल है, ये ध्यान रखना है। और फिर जो हम सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स में देखे थे, सैंडस्टोन सैंडस्टोन और शेल, चौक और कोल, और हेलाइट और लाइमस्टोन, ये ध्यान रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक है। बाकी जो भी पूछे जाए वो मेटामॉर्फिक कहलाएंगे, उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। लाइक जो ग्रेनाइट होता है वो चेंज होता है जेनिस में, और स्लेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, और मार्बल हो गया, छिस्ट हो गया, एम्फीबोलाइट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको मेटामॉर्फिक प्रोसेस के बाद प्राप्त होते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के बाद ये प्राप्त होते हैं। तो जेनिस, स्लेट, क्वार्टजाइट, मार्बल, छिस्ट एंड एम्फीबोलाइट। जेनिस, स्लेट, क्वार्ट्ज, मार्बल, छिस्ट और एम्फीबोलाइट। तो ग्रेनाइट जेनिस बन जाता है, सेल स्लेट बन जाता है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट बन जाता है, और लाइमस्टोन क्या होता है, मार्बल, छिस्ट और एम्फीबोलाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सब क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ठीक है। और क्वार्टजाइट यहाँ पे है एग्जांपल में, वो क्वार्टजाइट तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। जेनिस, स्लेट, क्वार्टजाइट, मार्बल, छिस्ट और एम्फीबोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट रॉक साइकिल की अगर हम बात करें, तो इग्नियस रॉक से हमने देखा कि इग्नियस रॉक क्या होते हैं, एक्सोजिनस चेंजेस की वजह से ये मतलब सेडिमेंट्स के फॉर्म में क्या किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में। और अगर इसमें हम पीवीटी चेंज कर देंगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। और वहीं इग्नियस रॉक जो होता है, ये भी हम पीवीटी चेंज करके हम इसे भी मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकते हैं। लेकिन अगर सेडिमेंट्री रॉक हैं, ये भी किसी मतलब प्रोसेस के जरिए चेंज हो जाता है इग्नियस रॉक में, और मेटामॉर्फिक रॉक भी इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सेल साइकिल, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से बन सकते हैं, ये सेल साइकिल कहते हैं, मतलब रॉक साइकिल कहते हैं इसको, सेल साइकिल नहीं, सॉरी, रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से अभी हम फटाफट देख लेते हैं कि हमने पढ़ा इग्नियस रॉक जो है, इसके दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक बोलते हैं, एक्सट्रूसिव को हम वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं गबरू, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइट, ठीक है। और गबरू और ग्रेनाइट जो है ये एग्जांपल है इंट्रूसिव यानी कि प्लूटोनिक रॉक का, और एक्सट्रूसिव यानी कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जिसे हम वोल्केनिक रॉक बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट और प्यूमाइट, ठीक है। और हम सेडिमेंट्री रॉक देखे जिसमें हमने देखा कि ये इसमें लिथीफैक्शन मिलता है देखने के लिए, और लेयर और स्ट्राटा के फॉर्म में मिलते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। और ये मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली तीन तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और चौक, सील जो है इसका एग्जांपल है मैकेनिकली फॉर्म का, ऑर्गेनिकली वाला का चौक और कोल, और लाइमस्टोन एग्जांपल है ऑर्गेनिकली फॉर्म का, केमिकली का लाइमस्टोन एंड हेलाइट, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हम क्या जानें कि क्रिस्टलाइजेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन अगर करते हैं हम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में पीवीटी चेंज के जरिए, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कहते हैं, इससे में मेटामॉर्फिक रॉक बनकर तैयार हो जाता है। इसके मेटामॉर्फिज्म के दो प्रोसेस होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म एंड डायनामिक। थर्मल वाले हीट की वजह से, डायनामिक वाले में कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक में हमें बेंडिंग, लीनिएशन एंड फोलिएशन देखने के लिए मिलता है। बेंडिंग, लीनिएशन एंड फोलिएशन देखने के लिए मिलता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। हमने देखा कि ग्रेनाइट जो है नीस में चेंज हो जाता है, सेल जो है स्लेट में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में, और लाइमस्टोन मार्बल में, छिस्ट और एम्फीबोलाइट में चेंज हो जाता है। तो जेनिस, सॉरी इसको नीस भी पढ़ सकते हैं, नीस, स्लेट, क्वार्टजाइट, मार्बल, छिस्ट और एम्फीबोलाइट, ये किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के, ठीक है। फिर हमने रॉक साइकिल देख लिया कि कैसे कैसे कौन चेंज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वोल्केनो के बारे में। टाइप ऑफ वोल्केनो देखें तो ये सिंडर, कंपोजाइट, सिल्ड और काल्डेरा, ये चार टाइप होते हैं वोल्केनो के। वोल्केनो 4 टाइप के होते हैं, सिंडर, कंपोजाइट, सिल्ड और
कॉल्डेरा। कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है, मोस्ट इसमें विस्कस लावा होता है, ठीक है। मोस्ट विस्कस लावा किसका होता है, कंपोजिट का। लो विस्कोसिटी वाला लावा सिल्ट में मिलता है। और कॉल्डेरा में मोस्ट एक्सप्लोजिव लावा होते हैं, ये कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है ये खुद पे ही कोलैप्स कर जाता है कॉल्डेरा वाला। सिल्ट में लो विस्कोसिटी वाला और ज़्यादा विस्कस लावा किसका होता है, कंपोजिट का। सबसे ज़्यादा गाढ़ा लावा कंपोजिट में दिखेगा और लो विस्कोसिटी वाला सिल्ट में और कॉल्डेरा में मोस्ट एक्सप्लोजिव लावा मिलते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप होते हैं वोल्केनो के, ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनो, कौन सा टाइप नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए कि वोल्केनो कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, सिंडर, कंपोजिट, सिल्ट और कॉल्डेरा। सिंडर, कंपोजिट, सिल्ट और कॉल्डेरा। कॉल्डेरा में मोस्ट एक्सप्लोजिव लावा मिलता है जो कोलैप्स कर जाता है ऑन इटसेल्फ। सिल्ट में लो विस्कोसिटी वाला, कंपोजिट में मोस्ट विस्कोस लावा मिलता है और सिंडर तो सिंडर है, ठीक है। और कंटिनेंट एंड ओशियंस के बारे में हम देखने वाले हैं। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में दिया गया था अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। कंटिनेंट्स की जब बात आए तो हमें क्या देखना आता है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है कि एक वक्त था जब सारे जो कंटिनेंट्स थे ये एक साथ जुड़े हुए थे, वो क्या क्या होता है, अभी हम इसके बारे में ठीक से देखने वाले हैं, ठीक है। देखें कितने पढ़ने हैं इसमें, बस इतना ही है, बहुत कम ही है। तो कंटिनेंट एंड ओशियन के बारे में बात करें तो अल्फ्रेड वैगनर देते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912, ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर क्या देते हैं, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं इन 1912। ऑल ऑफ द मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स हैड प्रीवियसली बीन क्लम्ड टुगेदर इन अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया एंड द वाटर बॉडी इज कॉल्ड पेंथलाशा। ये सारे क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और बाकी जो वाटर बॉडी चारों साइड दिखते थे उसे पेंथलाशा कहा जाता था। अभी जितने भी कंटिनेंट्स पहले सब सारे एक साथ थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। बाद में जब ये और इसके चारों साइड में जो वाटर वाला था जगह उसे पेंथलाशा कहते थे, पेंजिया और पेंथलाशा, ठीक है। इसके एविडेंसेस की बात करें तो जिगसॉ फिट होता है, फॉसिल डिपॉजिट्स और प्लेसर डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो ये सबसे हमें पता चलता है कि ये बात सही है इसके। और जिगसॉ फिट का मतलब क्या होता है कि अगर सारे कंटिनेंट्स के जो मतलब अच्छे टूटे टूटे भाग हैं उसे जब आपस में ले जाके आप जोड़ के देखेंगे तो सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसे जिगसॉ फिट कहा जाता है, ठीक है। और फॉसिल डिपॉजिट जैसे कि कुछ ऐसे बताए जाते हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका का यहाँ वाला, साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट और अफ्रीका का यहाँ वाला पार्ट में अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे ले जाके तो यहाँ दिखता है कि जैसे फॉसिल्स यहाँ मिलते हैं वैसे ही फेस फॉसिल्स यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि फॉसिल डिपॉजिट भी हमें बताता है कि ये सारे एक साथ थे, ठीक है। इसका एविडेंसेस के तौर पे मतलब पेंजिया था एक समय पे, इसका एविडेंस ये सब आता है, ठीक है। जिगसॉ फिट, फॉसिल डिपॉजिट एंड प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। और फॉसिल डिपॉजिट्स को देखकर पता चलता है। और स्टडी ऑफ फॉसिल्स को जो है पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोला जाता है, पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो जिगसॉ फिट समझ में आ गया, फॉसिल्स डिपॉजिट भी समझ में आ गया, प्लेसर डिपॉजिट भी होते हैं, ठीक है। ये सब देख के हमें क्या पता चलता है कि एक समय में पेंजिया हुआ करता था। पेंजिया सारे जो एक साथ जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसे हम पेंजिया कहते थे। और उसके चारों साइड जो पानी वाला था हिस्सा था वाटर वाला उसे हम क्या पेंथलाशा कहते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ रॉक को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। और पैलियोंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। हमने पेट्रोलॉजी स्टार्टिंग में देखा कि स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। वहीं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अभी हम कन्वेक्शन सेल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कन्वेक्शन सेल क्या होता है, ये था ड्यू टू रेसिडुअल हीट एंड रेडियो एक्टिव डीके टू मेन सोर्सेज ऑफ हीट विद इन द अर्थ। जो हीट है अर्थ के अंदर जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, ये होते हैं ड्यू टू कन्वेक्शन सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेसिडुअल हीट और रेडियो एक्टिव डीके की वजह से यहाँ पे हीट आता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन सेल इसी से फॉर्म होता है, ठीक है। रेसिडुअल हीट, रेडियो एक्टिव डीके, ये दोनों ही मेन सोर्स है जिससे कि अर्थ के अंदर में हीट होता है और जिसकी वजह से कन्वेक्शन सेल का फॉर्मेशन होता है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में यही हेल्प करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या फिर प्लेट टेक्टोनिक जो होता है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्यू टू टाइडल फोर्स एंड पोलर फिलिंग फोर्स, ये बताया गया था वैगनर जी के हिसाब से, एज एज्यूम्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का रीजन क्या दिया था, टाइडल फोर्सेस को एंड पोलर फिलिंग फोर्सेस को। लेकिन बट इट अकर्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कन्वेक्शन सेल। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है ये होता क्यों है, इसका मेन रीजन है कन्वेक्शन सेल का जनरेशन। और कन्वेक्शन सेल क्यों बनता है, हीट की वजह से बनता है। और ये हीट का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, रेसिडुअल हीट और रेडियो एक्टिव डीके होता है, ठीक है।
तो समझ में आ गया। बस इतना इसमें आपको ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था 1912 में दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। और इन्होंने बताया था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया कहते थे, और वाटर बॉडी जो इसके चारों साइड हुआ करती थी जिसे हम पेंथालासा कहते थे। बस पेंजिया क्या होता है? सुपर कॉन्टिनेंट होता है, मतलब भूमि वाला भाग, जो लैंड वाला पार्ट है उसे क्या कहेंगे? पेंजिया कहेंगे, वाटर वाले पार्ट को पेंथालासा कहेंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपको। और फॉसिल्स के डिपॉजिट को हम फॉसिल्स के स्टडी को हम पैलिएंटोलॉजी कहते हैं, एंड स्टडी ऑफ रॉक को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। जिग्स ऑफ इट, फॉसिल डिपॉजिट एंड प्लेसर डिपॉजिट्स एग्जाम मतलब एविडेंस हैं किसके? सुपर कॉन्टिनेंट होने के, ठीक है। और कन्वेक्शन सेल की वजह से क्या होता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। पर अल्फ्रेड वैगनर ने क्या बताया था? टाइडल फोर्स और पोलर फिलिंग फोर्सेस की वजह से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे एरिया वाइज। पहले बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। उसके बाद अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, फिर यूरोप, एंड सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और पॉपुलेशन की बेसिस पे बात करें तो सबसे बड़ा एशिया है, देन अफ्रीका, देन यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये है हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, ठीक है। तो पहले भी हम कॉन्टिनेंट का देख रहे हैं, फिर ओशन के ऑर्डर में देखें। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन होता है, फिर अटलांटिक ओशन जो कि एस शेप में दिखता है, फिर इंडियन ओशन होता है, फिर सादर्न अटलांटिक होते हैं, फिर आर्कटिक होते हैं, ठीक है। और बिजिएस्ट ओशन की बात करें तो ये अटलांटिक ओशन होते हैं, बिजिएस्ट ओशन, ठीक है। और सरगासो सी, जिसमें कि ब्राउन एल्गी सरगासम पाया जाता है, वो भी बॉर्डरलेस सी कहते हैं हम। सरगासो सी को क्या बोलते हैं? बॉर्डरलेस सी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ब्राउन एल्गी जो है ना पाया जाता है, जिसे सरगासम ग्रास बोलते हैं, ठीक है। सरगासम मिलता है, और ये कहाँ मिलता है? हमें अटलांटिक सी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अटलांटिक सी में ही हमें सरगासो सी देखने के लिए मिलता है, ये ब्राउन एल्गी वाला इलाका, ठीक है, जो कि सरगासम ग्रास कहते हैं इसे, ठीक है। बॉर्डरलेस सी कहते हैं सरगासो सी को, ठीक है। कहाँ मिलता है देखने के लिए? अटलांटिक सी में। अटलांटिक सी का शेप कैसा है? इस शेप में है। और पैसिफिक ओशन की बात करें तो डीपेस्ट ओशियन है, क्योंकि ये जो है ना इसका मरियाना ट्रेंच जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट है। मरियाना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो चैलेंजर डीप है। और तो मरियाना ट्रेंच कहाँ देखने के लिए मिलता है? हमें पैसिफिक ओशियन में। और इस मरियाना ट्रेंच में सबसे डीपेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप, ठीक है। और ये डीपेस्ट पॉइंट है, इसलिए डीपेस्ट ओशन को किसे हम बोलते हैं? पैसिफिक ओशन को बोलते हैं। तो मरियाना ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप बोलते हैं। और डेपेस्ट सी ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। और एस शेप में है अटलांटिक ओशन, और ये अटलांटिक ओशन ही बिजिएस्ट ओशन है। और सरगासो सी भी अटलांटिक ओशन में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, देन सादर्न अटलांटिक, देन आर्कटिक, ठीक है। एंड एरिया वाइज अगर हम देखें अपने कंटिनेंट्स को, सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है एरिया वाइज, ठीक है। और पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो पहला है एशिया, देन अफ्रीका, टॉप के दोनों सेम है, देन यूरोप आता है पॉपुलेशन के मामले में, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। यूरोप के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम पॉपुलेशन अंटार्कटिका में है, ठीक है। अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है एरिया में, ठीक है। तो इसे बस ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर भी याद तो करना ही, अभी देख लेते हैं एक बार फिर से। उसे ये तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द लोगों को तो याद होगा ही। एरिया वाइज सबसे बड़ा है एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप। मतलब अंटार्कटिका से भी छोटा है यूरोप, एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। लेकिन पॉपुलेशन के मामले में देखें तो डायरेक्ट थर्ड नंबर पे यहाँ से यूरोप आ जाता है। सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका, देन यूरोप, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ये पॉपुलेशन के बेसिस में देखना है। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है सबसे कम, तो अंटार्कटिका में होगा ही, क्योंकि अंटार्कटिका में लोग रहते हैं कहाँ हैं। देखते हैं द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इसके बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है द प्रोसेस बाय विच न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट मिड ओशियनिक रीजेस एंड स्प्रेड्स आउटवर्ड, पुशेस ओल्डर क्रस्ट अवे फ्रॉम द रीज, ठीक है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। बोलता है द एज ऑफ द ओशियनिक रॉज इंक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द मिड ओशियनिक रीज। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब ये जगह फैलता है, जैसे स्प्रेड होगा, तो यहाँ से जो ओल्ड वाले यहाँ पे पार्ट होंगे उसे ये दूर धकेल लेता है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो इसके जो एज होंगे रॉक्स के इंक्रीज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो सबडक्शन जोन क्रिएट होएगा। सबडक्शन जोन कैसे क्रिएट होता है, जब यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है, ठीक है। तो ओशियन हैज़ मोर रिलीफ फीचर देन कंटिनेंट, मोर डाइवर्सिटी देखने को कहाँ मिलता है, हमें ओशियंस में दिखते हैं। जितने हमारे जो कंटिनेंटल सेल्फ में जितने सारे बैरेट मतलब डाइवर्सिटी दिखते हैं, उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलते हैं, ओशियनिक सेल्फ में, ठीक है। हैरी एच हेस गेव सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इन 1962। 1962 में कौन दिए थे, हैरी एच हेस ने दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में, ठीक है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है हैरी एच हेस देते हैं 1962 में। ध्यान रखना है कि हैरी एच हेस क्या करते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देते हैं। हैरी एच हेस देते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी 1962 में। अब ये देख रहे हैं अटलांटिक सी में एक इस टाइप का फीचर दिखता है, क्रिएटेड ड्यू टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब यहाँ का प्लेट बाउंड्री डाइवर्ज किया तो क्या होता है, यहाँ पे नया वाला ये क्रिएट हो गया नया इलाका, ठीक है, जिसे हम मिड अटलांटिक रीज कहते हैं। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म ऑन अर्थ, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म जैसे बोला जाए तो हम लोग बहुत सारे ये माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ते हैं, उन सबसे बड़ा है हमें देखने के लिए मिलता है ये मिड अटलांटिक रीज। ये मिड अटलांटिक रीज सबसे बड़ा लैंडफॉर्म और लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म है ऑन अर्थ। कौन सा, तो मिड अटलांटिक रीज कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्यों बनते हैं, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से, क्योंकि जब प्लेट डाइवर्ज करते हैं तो यहाँ पे नया क्रस्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी में क्या बोलते हैं हम, ये क्या है, मिड अटलांटिक रीज है, क्योंकि अटलांटिक जो ओशन है उसमें ये देखने के लिए मिलता है, और ये लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म ऑन अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, मतलब जो ओशियनिक शेल्फ है उसके बारे में हम यहाँ कुछ देखेंगे कि क्या क्या खास चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। ओशियनिक फ्लोर के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और वहाँ के होने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे कि अगर हम जाते हैं, जैसे यहाँ आप देखेंगे इसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं हम, कॉन्टिनेंटल सेल्फ से करते हैं। स्टार्ट ऑफ ओशियन बेसिन यहाँ से स्टार्ट होता है, ओशियन बेसिन इसी जगह से कॉन्टिनेंटल सेल्फ से स्टार्ट होता है, और इसे यहीं से हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इसे बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट ऑफ ओशियनिक बेसिन, ओशियन बेसिन का स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ से, और यहीं से पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये नैरो होता है। उसके बाद जैसे हम नीचे ढलान में जाते हैं इसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, और उसके बाद हमें मिलता है सबमरीन कैनियन, ठीक है, सबमरीन कैनियन मिलते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं डीप सी प्लेन्स में, ठीक है। और डीप सी प्लेन्स जो होता है यहाँ हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सी माउंट मिलता है, और छोटा वाला जब हो तो इसे हम एबिसल हिल कहते हैं, और जिसके टॉप कट चुके हों उसे ग्योट बोलते हैं। फ्लैट टॉप्ड सी माउंट जो होता है उसे हम ग्योट बोलते हैं, और ये एबिसल हिल है एंड ये सी माउंट है। ये सब देखने के लिए कहाँ मिलता है हमें, डीप सी प्लेन में देखने के लिए हमें ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग पेट्रोलियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, और ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ओशियन बेसिन का, ठीक है, और ये नैरो होते हैं। उसके बाद जब ढलान में जाते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप में ही हमें उसके बाद क्या देखने को मिलता है, सबमरीन कैनियन मिलते हैं, और उसके बाद हम जब डीप सी प्लेन में पहुंचते हैं तो हमें सी माउंट, एबिसल हिल, ग्योट जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ग्योट क्या होता है, ये फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होता है। फ्लैट टॉप्ड सी माउंट एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, ये फ्लैट टॉप्ड सी माउंट को क्या बोलते हैं, ग्योट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ से ओशियनिक बेसिन की शुरुआत होती है, और पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन हम कहाँ से करते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ से ही करते हैं। और मिड अटलांटिक रीज जो है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइनर रिलीफ फीचर। अगर बात करें इसमें अटोल आता है, सी माउंट और ग्योट आता है, जैसे हमने देखा था ना ग्योट भी यहाँ पे, तो उसी तरह से ये सब माइनर रिलीफ फीचर्स में आते हैं, जिसमें अटोल, सी माउंट एंड ग्योट्स आते हैं, ठीक है। अटोल, सी माउंट एंड ग्योट्स। ध्यान रखना है कि अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि इसमें से कौन से ओशियनिक फीचर्स हैं या ओशियनिक रिलीफ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, अटोल हो गया, सी माउंट हो गया, ग्योट हो गया, ये सब डीप सी में पाए जाते हैं, डीप सी प्लेन में पाए जाते हैं, अटोल, सी माउंट और ग्योट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोराल्स के बारे में। दे आर सी ऑर्गेनिज्म नॉन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। रेन फॉरेस्ट ऑफ सी किसे बोलते हैं, कोराल्स को बोलते हैं। कोरल्स क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी होते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी होते हैं। ये सी ऑर्गेनिजम्स हैं नॉन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। क्या कोई बता सकता है इसे कौन से किंगडम में रखते हैं, मतलब ये किंगडम के किस फाइलम वगैरह में आता है, ठीक है, ये बताना है आपको कोरल्स के बारे में, ठीक है।
और ताकि देखते हैं, एग्जिस्ट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथेले एल्गी। जूजेंथेले एल्गी के साथ कोराल जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये किसके साथ बनाता है? जूजेंथेले एल्गी के साथ। कोराल्स किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है? तो जूजेंथेले एल्गी के साथ। मेक फूड फॉर कोराल्स, ये जूजेंथेले एल्गी जो होते हैं ये फूड बनाते हैं कोराल्स के लिए, और ये सीक्रेट करता है CaCO3 दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जूजेंथेले एल्गी। ठीक है, ये कोरल्स क्या करते हैं? CaCO3 को सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है? ये प्रोटेक्शन मिलता है उसे जूजेंथेले एल्गी को, और जूजेंथेले एल्गी के बदले में क्या देता है उसे? फूड देता है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? लेन देन होता है, ये दोनों शेयर करते हैं अपने आप को एक दूसरे के लिए। तो कोरल्स जो है किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, ये ध्यान रखना है, जूजेंथेले एल्गी के साथ। और इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोलते हैं, किसे? कोरल्स को। ठीक है, और हम नेक्स्ट देखते हैं, कोराल एग्जिस्ट इन कॉलोनी फेवरेबल, इसके लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए? स्लाइन वाटर होना चाहिए, फ्रेश वाटर में कोराल सर्वाइव नहीं कर सकते, इसे प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए, और वाटर क्लीन होना चाहिए, स्लाइन होना चाहिए और क्लीन वाटर होना चाहिए, और सनलाइट से मिलना चाहिए, और टेम्परेचर होना चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर 30-35 डिग्री के आसपास। ठीक है, और ये सब इसके लिए क्या है? फेवरेबल कंडीशन है, किसके लिए? कोराल्स के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और कोरल्स किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं? जूजेंथेले एल्गी के साथ। और कोरल्स को क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोलते हैं। बैरियर रीफ की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये लार्जेस्ट बैरियर रीफ है। ठीक है, लार्जेस्ट बैरियर रीफ कहाँ पे है? कौन सा है बैरियर रीफ? ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बैरियर रीफ में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलता है हमें? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन वाटर इज टू वार्म कोरल विल एक्सपेल द एल्गी, मतलब जूजेंथेले एल्गी जो है उससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, लिविंग इन देयर टिश्यू काउजिंग द कोराल टू टर्न कम्प्लीटली वाइट। जब उसके इसमें जो रहते हैं इसके वजह से कोराल क्या होता है? कम्प्लीटली वाइट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोराल ब्लीचिंग। मतलब कोराल ब्लीचिंग होने का मेन रीजन क्या है? पानी का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, जिससे ये क्या करता है? जूजेंथेले एल्गी से अलग हो जाता है और पूरा तरह से वाइट हो जाता है। इसे कोराल ब्लीचिंग कहते हैं, और इसका मेन कारण जो होता है जैसे हॉट वाटर, पानी का गर्म होना, तो ये क्यों होता है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। ठीक है, और रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन की बात करें तो मेजर एंड माइनर दो होते हैं। मेजर रिलीफ फीचर में हमने सेल्फ देखा था, स्लोप देखा था, राइज देखा था, एबिसल प्लेन देखा था। ये सब क्या है? मेजर फीचर्स हैं ऑफ मेजर रिलीफ फीचर हैं ओशन के। मेजर रिलीफ फीचर हमने देखा था, कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखा था, स्लोप देखा था, एबिसल प्लेन हमने देख रखे हैं, और राइज। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है ओशन के मेजर रिलीफ फीचर के। एंड ओशन के माइनर रिलीफ फीचर की बात करें तो इसके एग्जांपल होते हैं सी माउंट एंड ग्योट। सी माउंट और ग्योट्स जो होते हैं ये माइनर रिलीफ फीचर है ऑफ ओशन। ग्योट क्या होते हैं? फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि माउंटेन जो होते हैं ये नॉर्मली 600 मीटर से ज़्यादा का अगर हाइट हो तो उसे माउंटेन बोलते हैं। 200 मीटर से 600 मीटर तक अगर हो तो उसे प्लेट्यू बोलते हैं, और 200 मीटर से कम हाइट का हो तो उसे प्लेन मानते हैं। ठीक है, 200 मीटर से लेस हाइट वाले को प्लेन बोलेंगे, 200 मीटर टू 600 मीटर वाले को हम प्लेट्यू बोलेंगे, और 600 मीटर से ऊपर अगर हाइट हो जाए तो उसे माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक अलग चीज़ है। तो मेन ध्यान रखना है आपको कि ओशन के रिलीफ फीचर में मेजर कौन से हैं? सेल्फ, स्लोप, राइज एंड एबिसिबल प्लेन। ठीक है, और माइनर में आता है सी माउंट एंड ग्योट। ग्योट क्या होता है? फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होता है। दैट्स इट, बस इतना ही है इस टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।